यस माय डियर फ्रेंड्स, अवी ऑल फ्रेंड्स, दिस इज सीएम मोहित और आज हम लोग मिले हैं फॉर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द सी इंटर लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर कमिंग एग्जामिनेशन दैट इज May 24। तो फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस करते हैं इन अमेंडमेंट्स को और वेरी कंग्रेचुलेशंस बिकॉज इस बारी आपके अमेंडमेंट्स बड़े ही लेस इन नंबर्स है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की गरज नहीं है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी फॉर लर्निंग दिस अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स भी बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो फटाफट डिस्कस करते हैं इन अमेंडमेंट्स को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि ये May 24 का एग्जामिनेशन जो है वो नए सिलेबस का पहला एग्जामिनेशन है, मुहूर्त वाला बैच है। तो इस सिलेबस के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो बेसिकली अगर मैं सी इंटर लॉ की बात करता हूं तो सी इंटर लॉ में हम लोग कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ, इन दो टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हमारे पास दो एक्ट्स है, दैट इज कंपनीज एक्ट और दूसरा है एलएलपी। और अदर लॉज के अंदर कुछ टॉपिक्स है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो अदर लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है और एलएलपी के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो अमेंडमेंट जो है वो बस है आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में, और वो भी बस दो ही सेक्शंस के अंदर है। पहला है सेक्शन नंबर 23 और दूसरा है सेक्शन नंबर 89। तो ये दो ही सेक्शन जो है वो आपने कवर करना है, वो भी उनके बस अमेंडमेंट्स। तो ये दो सेक्शंस के अमेंडमेंट्स आपने कवर कर लिए तो आपका जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है इस एग्जामिनेशन का वो कवर हो जाएगा। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। द पहला अमेंडमेंट, आपको जैसे पता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए दैट इज May 24 के एग्जामिनेशन के लिए जो जो अमेंडमेंट्स आती है वो आती है 6 महीने की, और वो 6 महीने कौन से होते हैं, दैट इज 1 May 23 टू 31 August 23। तो 1 11/11/23 से आगे जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो 6 महीने के पहले वाले अमेंडमेंट्स होते हैं वही आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होते हैं। तो 1 मई 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 इन दिनों में जो भी अमेंडमेंट्स है वो आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल हो गए। तो सर 1 नवंबर 2023 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो कौन से एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होंगे, तो जैसे ये May 24 के लिए है, अगले अमेंडमेंट्स जो 1 नवंबर 2023 के बाद आएगी वो आएगी आपकी नवंबर 24 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हाँ, हालांकि नवंबर 24 के बच्चे भी इस अमेंडमेंट वीडियो को देख सकते हैं ताकि जो रिस्पेक्टिव दो सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट्स आई है वो भी साथ साथ उनकी कवर हो जाए। हमने लेटेस्ट बैच के अंदर उन अमेंडमेंट्स को कवर करा हुआ है, लेकिन फिर भी नवंबर 24 के बच्चे फॉर रिविजन पर्पस भी इस अमेंडमेंट बैच को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 23। तो बेसिकली बच्चों सेक्शन 23 जो है वो बिलोंग करता है आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और इसके अंदर चैप्टर 3 का सेक्शन का रेंज है 23 टू सेक्शन नंबर 42। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर करना है तो किस किस प्रकार के प्रोसीजर्स है, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो क्या प्रोसीजर है, वो सारी बातें पढ़ते हैं। और बेसिकली सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 41 जो है वो बात करता है आपके पब्लिक ऑफर के रिलेटेड, और इकलौता सेक्शन 42 आपका प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस को बताता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस अमेंडमेंट आएगी कुछ पब्लिक ऑफर में, और वो भी आएगी पहले ही सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 23 के अंदर। तो ये अमेंडमेंट आपसे क्या कह रही है, तो देखिए बच्चों, अगर आप सेक्शन 23 को पढ़ोगे, देखिए सबसेक्शन नंबर 3 एंड सबसेक्शन नंबर 4 ये ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं देख चुके हो, हमने सिलेबस के अंदर इसको कवर करा हुआ है। अब ये सबसेक्शन क्या कहता है, देखिए सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 कहता है that such class of public companies may issue such class of securities for the purposes of listing on permitted stock exchanges in permissible foreign jurisdictions और other such jurisdiction as may be prescribed। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाने के टाइम पे बताया था कि ये सेक्शंस तो आ चुके हैं लेकिन अब तक ये सेक्शन ऑपरेशन में नहीं आया हुआ है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई नहीं करा है। तो बस अमेंडमेंट बच्चों यही है कि आज ये सेक्शन नोटिफाई हो चुका है। लॉ के अंदर ये सेक्शन लाया हुआ था लेकिन इस सेक्शन को अब तक हम लोग लागू नहीं करा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को आज जो है वो नोटिफाई कर दिया है और आज ये सेक्शन जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। बस ये सेक्शन क्या कह रहा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस सेक्शन में क्या कहा था कि अगर मान लेते हैं आज आपकी कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज ये कंपनी इंडिया में अगर अपने सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है थ्रू पब्लिक ऑफर, तो उसको क्या करना होगा, उसको इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के पहले लिस्ट करना होगा
और फिर जाकर के ये क्या कर सकती है, इंडिया में इन सिक्योरिटीज का आईपीओ, एफपीओ या उन स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में उतार सकती थी। लेकिन अगर मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐसे लगता है कि भैया इंडिया में सैचुरेशन आ चुका है और मैं इंडिया में अगर आज सिक्योरिटी इश्यू भी करूंगा तो कोई खरीदी नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे शेयर्स लोगों ने खरीदी करके रखे हुए हैं। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज जाकर के यूएसए में अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करके वहां पे अपने सिक्योरिटी को बेच सकती है? यानी कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज यूएसए में अपने शेयर्स को लिस्ट करके वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके उसको इशू कर सकती है? तो पहले ऐसा नहीं करा जा सकता था। पहले आपको एडीआर या जीडीआर का इस्तेमाल आपको करना पड़ता था अगर आपको सिक्योरिटीज को इशू करना है। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स। तो आप डायरेक्टली अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते थे किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, आपको एडीआर जीडीआर के द्वारा ही अपने शेयर्स को क्या करना होता था, यूएसए में या फिर इंडिया के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इशू करना होता था। लेकिन सबसेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है कि भैया आज कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है वो चाहे तो अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस इन परमिसिबल फॉरेन जुरिसडिक्शन। यानी कि ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस जो आपके फॉरेन में है और जो जिसको हम परमिट करते हैं वहां पे आप जाकर के डायरेक्टली अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, लिस्ट करवा करके बेच सकते हो। तो एक सवाल बनता है कि क्या सर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज यूएसए में जाकर के उन स्टॉक एक्सचेंज में, ये कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पे अपने शेयर्स को लिस्ट करके यूएसए में अपने शेयर्स को बेच सकती है? तो भैया आज नहीं कर सकती है, भले ये सेक्शन नोटिफाई हो चुका है। क्यों? बिकॉज रीजन इज दैट कि यहां पे बोला है कि आप उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज पे जो फॉरेन जुरिसडिक्शन में है वहां पे लिस्ट कर सकते हो जिनको हम परमिट करते हैं। और आज के दिन पे यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट नहीं है, यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो परमिटेड नहीं है। तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज परमिटेड है? तो भैया जी आज हम लोग आईएफएससी सेंटर के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उन स्टॉक एक्सचेंजेस को परमिट करते हैं। और ये आईएफएससी सेंटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वो हमारी आईएफएससी सेंटर मानी जाती है। यानी कि आईएफएससी के अंदर जो भी स्टॉक एक्सचेंज आएगा वहां पे अगर आप अपने स्टॉक को लिस्ट करवाते हो तो माना जाएगा कि आपका स्टॉक एक्सचेंज फॉरेन में लिस्ट हो चुका है और वहां से आप अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। मोटा मोटी अगर मैं बात करूंगा सिंपल लैंग्वेज में क्या सीन है, मान लो गुजरात में अपनी आईएफएससी कोई कंपनी है और आईएफएससी दैट इज गिफ्ट सिटी के अंदर मान लो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, तो आपको अगर सिंगापुर में अपने शेयर्स को इशू करना है तो आप गिफ्ट सिटी में यानी कि गुजरात में ही जो सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज है जो आईएफएससी सेंटर के अंदर है वहां पे अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हो और सिंगापुर में जाकर के अपने शेयर्स को बेच सकते हो। यानी कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो गुजरात की गिफ्ट सिटी में है वहां पे अपने शेयर्स को लिस्ट करवाओ तो हम मानेंगे कि आपका शेयर फॉरेन जुरिसडिक्शन में लिस्ट हो चुका है। बस एक सवाल का जवाब मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है वहां पे अगर मैं शेयर्स को इशू करूंगा, शेयर्स को लिस्ट करवाऊंगा जो कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है, तो मेरा फॉरेन जुरिसडिक्शन कैसे हो गया और ये अलाउ क्यों करा है? बिकॉज मैं एनएससी बीएससी पे लिस्ट करूंगा तो वो भी इंडिया में, गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वहां पे जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इंडिया के अंदर है। तो वो फॉरेन जुरिसडिक्शन क्यों है ये मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता देना। जो भी मुझको सही सही आंसर देगा पक्का पक्का मेरे से उसको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझको चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये बात किसकी, सबसेक्शन नंबर 3 की। तो सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि आज किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आना चाहती है वो फॉरेन के किसी भी जुरिसडिक्शन वाले स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवा करके फॉरेन में अपने शेयर्स को बेच सकती है। और आज कौन सा स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट अलाउ कर रही है? ओनली दैट स्टॉक एक्सचेंज जो कि आईएफएससी सेंटर के अंदर है, यानी कि सिंगापुर हो गया। और कोई स्टॉक एक्सचेंज अगर गिफ्ट सिटी के अंदर आया हुआ है तो वहां पे लिस्ट करवाओ, हम मानेंगे कि आपकी कंपनी फॉरेन में लिस्ट हो चुकी है। उनको छोड़कर के आज गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक एक्सचेंज परमिट नहीं करा हुआ है। हाँ, नियर फ्यूचर में जाकर के हो सकता है कि इंडिया के बाहर वाला स्टॉक एक्सचेंज भी इस सब सेक्शन का पावर यूज करके परमिट करा जाए कि वहां पे जाकर के, जैसे जापान का कोई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहां पे आप अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करवा करके, सिक्योरिटी को लिस्ट करवा करके वहां पे इशू कर सकते हो। लेकिन आज बस आईएफएससी सेंटर का स्टॉक एक्सचेंज ही परमिटेड है। हाँ, इसके अंदर एक लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन था, उसमें एक अमेंडमेंट आई थी और वो अमेंडमेंट क्या थी कि आज मान लो कोई भी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई भी शेयर लिस्ट नहीं है। इंडिया में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे रिलायंस का शेयर लिस्ट नहीं है।
लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मान लो यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, तो आप मुझको बताना कमेंट बॉक्स में अगेन आंसर करके बताना, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे कि अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में एक बड़ा बदलाव आया हुआ था और उसके अंदर ये बात कवर की थी, मैंने क्लास में भी बताया था। अगेन जो भी बच्चा सही सही आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से पक्का पक्का एक गिफ्ट हैम्पर जरूर मिलेगा। सवाल वापस सुनिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करती है और वो यूएसए के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, तो क्या वो इंडिया के लिए लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी या अनलिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? ये मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जिसका भी आंसर सही आएगा उसको मेरे बहुत सारे आशीर्वाद और उसको एक गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 3। आप बाजू बाजू में क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वन आएगा आपका सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम कर सकती है जो कि सबसेक्शन नंबर 3 में है, फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि दैट इज आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। सेक्शन 89 दैट इज रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, यानी कि कंपनी को क्या करना होगा, बेनिफिशियल ओनर अगर कोई और है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। और सेक्शन नंबर 90 दैट इज रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन 89, सेक्शन नंबर 90, इन वाले प्रोविजन से हम किसी भी कंपनी को मुक्त कर सकते हैं जो सबसेक्शन 3 में लिस्ट हो जाएगी। यानी कि आज अगर इंडिया की कोई भी कंपनी फॉरेन के जुरिडिक्शन में होने वाले स्टॉक एक्सचेंज पे वहां पे लिस्ट हो जाती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, सेक्शन 89 और सेक्शन 90 के कंप्लायंस से एग्जाम कर सकती है। उनको इन बातों को कंप्लाई करने की गरज नहीं है। तो ये रहा आपका क्या बोलो सेक्शन नंबर 23 का एक अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आया वो आया चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 89, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। अब ये क्या चीज होती है सर, अगर मान लो किसी भी कंपनी के, हमने देखा हुआ था कि अगर मान ले यहाँ पे है मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फॉर से सपोज 20% के शेयर होल्ड करते हैं, तो इन अ वे मुकेश अंबानी ही कंपनी के रजिस्टर्ड ओनर है, यानी कि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में इनका नाम आएगा और कंपनी के बेनिफिशियल ओनर में भी मुकेश अंबानी जी का ही नाम आएगा। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतने शेयर्स के सारे बेनिफिट्स, डिविडेंड हो, राइट शेयर्स हो, बोनस शेयर्स हो, मीटिंग का राइट हो, नोटिस का राइट हो, वो सारे बेनिफिट मुकेश अंबानी को मिलने वाला है। आज मान लो मुकेश भाई सोचते हैं कि चलिए हमारे घर में एक नई गुड़िया आ चुकी है राधिका अंबानी, तो मैं काम करता हूं अपनी बिटिया रानी को इन शेयर्स के सारे बेनिफिट्स ट्रांसफर कर लेता हूं। तो इनके बीच में एक एसएचए बन गया, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, और मुकेश अंबानी जी ने इन 20% शेयर्स के सारे बेनिफिट जो है वो राधिका जी को ट्रांसफर कर दिए। तो इन वे क्या हो गया, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन 20% शेयर्स के रजिस्टर ओनर तो है, यानी कि उनका ही नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, लेकिन इन शेयर्स के सारे बेनिफिट, डिविडेंड एंड ऑल सब कुछ किसको मिलेगा, राधिका अंबानी जी को मिल जाएगा। तो यहां पे मुकेश अंबानी जी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को और राधिका अंबानी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बात बता देनी है कि मुकेश अंबानी बताएंगे कि मैं इसका रजिस्टर ओनर हूं, राधिका जी इसकी बेनिफिशियल ओनर है, और राधिका जी कंपनी को बताएगी कि मैं मुकेश अंबानी जी के जो शेयर्स है जिनके लिए वो रजिस्टर ओनर है उनके लिए मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। तो ये दोनों डिक्लेरेशन जो है वो रजिस्टर ओनर साथ साथ बेनिफिशियल ओनर बता देने हैं। ये बात सेक्शन नंबर 89 बताता है। अब देखते हैं सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट क्या है। देखिए क्या लिखा है कि आज ऐसी कोई भी कंपनी जिसके पास कुछ शेयर्स के रजिस्टर ओनर कुछ और बेनिफिशियल ओनर कुछ और है, वो किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्निशिंग एंड एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो यहां पे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी कुछ शेयर्स के लिए रजिस्टर ओनर और उन्हीं शेयर्स के लिए बेनिफिशियल ओनर राधिका जी है। तो हो सकता है कि इस कंपनी का कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन इस रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर या इस चीज को इंस्पेक्ट करना चाहेगा या इस बात की इंफॉर्मेशन मांगना चाहेगा कि बताओ आपकी कंपनी में ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं जिनके बेनिफिशियल ओनर कोई और है। तो अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन करा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है, अपॉइंट करना है, जो उन पर्संस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मान लो यहां पे आ गया कोई अनंत अंबानी
या फिर और कोई और पर्सन आ गया, मान लो रतन टाटा जी आ गए, या फिर हो सकता है कि अनिल अंबानी जी आ गए, उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बताओ आपकी कंपनी में ऐसे कौन से शेयर होल्डर हैं जिनके बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो ये अप्लाई करेंगे कंपनी को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करना है, और ये जो लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्निशिंग ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस बेनिफिशियल ओनरशिप। तो इस पर्सन को डेजिग्नेट करना है। अब इस पर्सन को जिसको डेजिग्नेट करना है वो कौन कौन हो सकता है, तो कंपनी में डेजिग्नेट किस किस को, चाहे तो कंपनी सेक्रेटरी को जो है डेजिग्नेट कर सकती है, या कंपनी के किसी भी की मैनेजर पर्सन को डेजिग्नेट कर सकती है, या कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को जो है वो डेजिग्नेट कर सकती है। कौन कौन, कंपनी सेक्रेटरी, की मैनेजर पर्सन, या फिर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर इस बात के लिए डेजिग्नेट कंपनी के द्वारा हो सकता है। अगर मान लेते कंपनी ने इनमें से किसी को भी डेजिग्नेट नहीं करा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग इंप्लाइडली उस पर्सन उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि आप ही हो जो ये इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, या कंपनी का कोई मैनेजर, या फिर कंपनी का एवरी डायरेक्टर जहां पे कंपनी सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। तो इन अ वे अगर मैं कहूंगा कि कंपनी के अंदर 89 में अगर कोई रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर का केस है, तो उस कंपनी ने कंपलसरी एक पर्सन को अपॉइंट करना है जो किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, और कंपनी चाहे तो कंपनी सेक्रेटरी, की मैनेजर पर्सन, या फिर किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। अगर सबसेक्शन 4 में ऐसे कोई भी अपॉइंटमेंट अब तक कंपनी ने नहीं की है, तो हम इंप्लाइडली उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे जो लोग होंगे कंपनी के सेक्रेटरी, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर कंपनी का एवरी डायरेक्टर जहां पे सीएस या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इतना ही छोटा ये अमेंडमेंट सेक्शन 89 के अंदर देखा गया है। And every company shall inform the details of the designated person in the annual return। जो कंपनी MGT 7 बना करके फाइल करती है, तो MGT 7 के अंदर इस पर्सन का नाम जरूर लिखा जाएगा कि ये पर्सन बेनिफिशियल ओनर के डिटेल्स को फर्निश के लिए हमारे कंपनी से डेजिग्नेट हो चुका है। तो अगेन नेक्स्ट एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताएंगे मुझको एजीएम होने के कितने दिनों के अंदर कंपनी ने MGT 7 फाइल करना है, कि एजीएम के बाद कितने दिनों के अंदर कंपनी ने MGT 7 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है, और अगर मान लो कंपनी की एजीएम ही नहीं हुई तो कितने दिनों के अंदर MGT 7 एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ये भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताइएगा। जो कोई भी सही आंसर देगा अगेन उसको एक पक्का मेरे से गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। तो इन अ वे अमेंडमेंट जो है वो खत्म हो चुके हैं। बस नीचे एक नोट मैंने प्रोवाइड करी हुई है। नोट क्या चीज है कि अगर मान लो आज कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो उसको कंपलसरली शेयर्स को डीमैट फॉर्म में ही इशू करना होगा। मैंने आपसे कहा था बीच में कि आज सारी पब्लिक कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, कंपलसरी उसको अपने शेयर्स को डीमैट में ही इशू करना है। आज कोई भी पब्लिक कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को बेच नहीं सकती। और मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि ये दिन दूर नहीं है जहां पे प्राइवेट कंपनीज भी अपने शेयर्स को डीमैट में ही इशू करना उनको पड़ेगा। तो वो आज वो दिन आ चुका है कि प्राइवेट कंपनीज को कंपलसरी अपने शेयर्स को डीमैट में इशू करना पड़ेगा। हाँ, कंफ्यूज मत कर लेना कि डीमैट में कन्वर्ट हुआ तो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हो गए। नहीं, लिस्टेड होना अलग बात है और डीमैटेरियलाइज होना, डीमैट होना अलग बात है। डीमैटेरियलाइज होना का मतलब क्या होता है, कंपनी के फिजिकल शेयर्स आज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर को बेचिएगा, बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि डीमैट फॉर्म में बेचिएगा। जो भी पर्सन शेयर खरीदी कर रहा है उसके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और डीमैट अकाउंट में ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके शेयर कंपनी के द्वारा ही ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने की गरज नहीं है। तो आज चाहे आपकी कंपनी जो भी हो, चाहे आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी हो कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कंपलसरली उनको क्या करना होगा, डीमैट में ही शेयर्स को इशू करना। तो आज कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को बेच नहीं सकती है। ठीक है, सो दीज आर द अमेंडमेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर योर सीए इंटर लॉ इनकमिंग May 24 एग्जामिनेशन। अगर किसी भी बात की कोई भी दिक्कत होगी तो मेक श्योर करना कि आप मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो। अगर आपको किसी भी क्लास की इंक्वायरी वगैरह करनी है, किसी भी क्लास को परचेस करना है, तो आप हमको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इन अमेंडमेंट क्लास के जितने भी नोट्स वगैरह है या लॉ के रिलेटेड और भी जो अपडेट्स होंगे, उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे जो है वो ज्वाइन हो सकते हो।
और वहां से सारे अमेंडमेंट्स और सारे अपडेट जो लॉ के रिलेटेड होंगे वो ले सकते हो। दूसरी एक बात कि सारे रिवीजन क्लासेस के लेक्चर जो है वो हमने इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, तो जिसको भी रिवीजन करनी है फॉर May 24 लॉ, तो उस चैनल पे जा करके सारे रिवीजन लेक्चर्स की लिंक्स आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, उन लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ साथ हमारा चैनल, जिस चैनल पे आप अभी ये रिवीजन क्लास देख रहे हो, वही उसमें भी आपको ये सारे रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेंडमेंट क्लास। आई होप सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। टिल देन देखते रहिए और सीखते रहिए।